Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Climate Adaptation Summit 2021. तो हम जानेंगे Climate Adaptation Summit 2021 के बारे में. The summit was hosted online by Netherlands government. ये जो summit था इसको host किया गया था online Netherlands government के द्वारा. ये summit किसने host किया ये important हो जाता है Netherlands government. It will have a focus on securing new investment to ensure that millions of smallholder farmers can adapt to the stresses of climate on food production. ये जो है फोकस कर रहा है कि सिक्योर करे न्यू इन्वेस्टमेंट को ताकि इंश्योर किया जा सके मिलियन ऑफ स्मॉल होल्डर फार्मर्स को कि वो अडेप्ट करे जो स्ट्रेसेस है क्लाइमेट को लेकर फूड प्रोडक्शन के लिए. It launches an adaptation action agenda that set out clear commitment to deliver concrete new endeavor and partnership to make our world more resilient to the effect of climate change. इसने लॉन्च किया एक एडेप्शन एक्शन एजेंडा जो कि सेट कर रहा है क्लियर कमिटमेंट जो डिलीवर करेगा कॉन्क्रीट न्यू इंडेवर्स को और पार्टनरशिप करेगा हमारे वर्ल्ड को बनाने में मोर रेसिलेंट इसके इफेक्ट को क्लाइमेट चेंज को कम करने पे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैन्युफैक्चर सैंड. तो हम जानेंगे मैन्युफैक्चर सैंड के बारे में. द राजस्थान गवर्नमेंट हैज ब्रॉट आउट ए पॉलिसी ऑन मैन्युफैक्चर सैंड एमसैंड गिविंग इंडस्ट्री स्टेटस टू द यूनिट प्रोड्यूसिंग इट फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क एंड रिड्यूसिंग द डिपेंडेंट ऑन बाजरी रिवराइन बेड सैंड. राजस्थान गवर्नमेंट ने लाया एक पॉलिसी मैन्युफैक्चर सैंड को लेके. उन्होंने इंडस्ट्री को स्टेटस दिया इसको जो यूनिट प्रोड्यूस करा इसको कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए ताकि रिड्यूस किया जा सके जो डिपेंडेंस है अभी बाजरी के ऊपर रिवर बेड सैंड के ऊपर. तो उसको इंडस्ट्री का स्टेटस दिया गया मैन्युफैक्चर सैंड को राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा. हाईलाइट ऑफ द न्यू पॉलिसी जो न्यू पॉलिसी है मैन्युफैक्चर सैंड को लेकर तो इसका हम हाईलाइट जानेंगे. द पॉलिसी विल इनेबल द इन्वेस्टर टू सेट अप एमसैंड यूनिट बाय यूटिलाइजिंग द इंसेंटिव ऑफर बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ये जो पॉलिसी है वो इनेबल करेगा इन्वेस्टर को कि वो सेटअप कर सकते हैं एमसैंड यूनिट को यूटिलाइज करेंगे जो इंसेंटिव दिया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसकी मदद से और सेटअप कर लेंगे एमसैंड यूनिट को. इट विल ऑल्सो हेल्प इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड जनरेट फेथ अमंग द पब्लिक इन द एफिकेसी ऑफ एमसैंड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क. और ये जो है मदद करेगा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे भी और जनरेट करेगा एक भरोसा तैयार करेगा पब्लिक को एफिकेसी को लेके एमसैंड को कंस्ट्रक्शन वर्क पे. The policy would help create employment opportunity through new unit and resolve the issue of huge quantity of waste generated in the mining area. ये जो पॉलिसी है मदद करेगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने पे न्यू यूनिट के द्वारा और रिजॉल्व करेगा जो इश्यू है ह्यूज क्वांटिटीज का वेस्ट जो कि जनरेट होता है माइनिंग एरियाज के कारण. बैकग्राउंड हम समझ ले. सुप्रीम कोर्ट हैज बैन्ड इलीगल माइनिंग ऑन रिवर बेड इन 2017. सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था इलीगल माइनिंग रिवर बेड के ऊपर 2017 में ही. एमसैंड इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ रिवर सैंड फॉर कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन. एमसैंड सब्स्टिट्यूट है रिवर सैंड का कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन के लिए. मैन्युफैक्चर सैंड इज प्रोड्यूस फ्रॉम हार्ड ग्रेनाइट स्टोन बाय क्रशिंग. मैन्युफैक्चर सैंड को प्रोड्यूस किया जाता है हार्ड ग्रेनाइट स्टोन से उनको क्रश करके. The crushed sand is of cubical shape with ground edge washed and graded to as a construction material. और ये जो क्रश सैंड होता है वो क्यूबिकल शेप का होता है जिसका ग्राउंडेड एज होता है वॉश किया जाता है ग्रेड किया जाता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पे उसके बाद यूज किया जाता है. The size of manufactured sand is less than 4.75 mm. जो साइज है मैन्युफैक्चर सैंड का वो लेस है 4.75 mm से. इसका सिग्निफिकेंस क्या है. इट कैन बी डस्ट फ्री. द साइजेस ऑफ एम सैंड कैन बी कंट्रोल इजिली सो दैट इट मीट द रिक्वायर्ड ग्रेडिंग फॉर द गिवन कंस्ट्रक्शन. ये डस्ट फ्री होता है जो साइज है एम सैंड का उसको कंट्रोल किया जा सकता है आसानी से. इस कारण ये पूरा करता है जो रिक्वायर्ड ग्रेडिंग हम लोग को जरूरत है कंस्ट्रक्शन को उसको फुलफिल करता है. इट इज वेल ग्रेडेड इन द रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन. ये अच्छे से ग्रेडेड होता है रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन पे. इट डज नॉट कंटेन ऑर्गेनिक एंड सॉल्युबल कंपाउंड दैट अफेक्ट द सेटिंग टाइम एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट. Thus the required strength of concrete can be maintained. और ये नहीं कंटेन करता है कोई भी ऑर्गेनिक या सॉल्युबल कंपाउंड को जो कि अफेक्ट करता है सेटिंग टाइम पे और प्रॉपर्टीज पे सीमेंट का. इस कारण इसका जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट का वो मेंटेन रहता है. इट डज नॉट हैव द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज क्ले डस्ट एंड सिल्ट कोटिंग. इसमें कोई प्रेजेंस नहीं होता है इम्प्योरिटीज का जैसे कि क्ले हो गया डस्ट हो गया सिल्ट के कोटिंग हो गया. ये आप देख सकते हैं एम सैंड और रिवराइन सैंड को. दैट्स वाई इसका यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बैन भी उधर सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था अपने जजमेंट में और उधर इसका इतना सारा बेनिफिट है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा BBV 154. तो हम जानेंगे BBV 154 है क्या क्यों न्यूज में आया. भारत बायोटेक BBV 154 इज द फर्स्ट पब्लिश अटेम्प्ट एट जनरेटिंग एन इंट्रानेशनल कोविड-19 वैक्सीन. भारत बायोटेक का BBV 154 पहला पब्लिश अटेम्प्ट है एक इंट्रानेशनल कोविड-19 वैक्सीन का. What is an intranasal vaccine? Intranasal vaccine होता क्या है. Vaccine are most commonly administered as injectable shot into muscles or the tissue thus between the skin and muscles.
जो वैक्सीन है वो ज्यादातर कॉमनली एडमिनिस्टर किया जाता है इंजेक्टेबल शॉट पे, मसल्स पे, इंट्रामस्कुलर व टिश्यू पे जो कि स्किन और मसल्स के बीच में होते हैं, सबक्यूटेनियस. However, with intranasal vaccine, the solution is squirted or sprayed into the nostril and inhaled instead of injecting it. लेकिन इंट्रानेशनल वैक्सीन में क्या होता है, सॉल्यूशन को स्क्वर्ट किया और स्प्रे किया जाता है नॉस्ट्रिल पे और इनहेल किया जाता है इंजेक्ट करने के बजाय. बेनिफिट ऑफ इंट्रानेशनल वैक्सीन ड्यूरिंग अ पेंडेमिक. क्या बेनिफिट है इंट्रानेशनल वैक्सीन का पेंडेमिक के दौरान? Such vaccine not only aim to overcome barriers to delivery and administration that came with producing and distributing injectable vaccine. They also may be able to tap an additional set of immune cells found in the tissue lining the nose, mouth and lungs. ये जो वैक्सीन है ये सिर्फ मदद नहीं करता ओवरकम करने में जो बैरियर है डिलीवर करने में और एडमिनिस्टर करने पे, प्रोड्यूस करने पे और डिस्ट्रीब्यूट करने में इंजेक्टेबल वैक्सीन को. ये मदद करता है एडिशनल सेट ऑफ इम्यून सेल्स जो कि पाए जाते हैं हमारे टिश्यू लाइनिंग में, नोज के, माउथ के, लंग्स के, उसमें भी. Intranasal vaccine cut down on the need for syringe, needle and other component like alcohol swab as they are not injected. इंट्रानेशनल वैक्सीन जो है वो कट डाउन करता है क्योंकि अब हमको जरूरत नहीं पड़े सिरिंज का, नीडल्स का और अदर कंपोनेंट का, जैसे कि अल्कोहल स्वैब हो गया जो कि इंजेक्ट करने के समय जरूरत पड़ता है. एलिमिनेट नीडल एसोसिएटेड इंजुरीज एंड इन्फेक्शन एंड इट इजी टू एडमिनिस्टर एट इट ऑल्सो डज नॉट रिक्वायर ट्रेन हेल्थ केयर वर्कर. और ये एलिमिनेट करता है नीडल एसोसिएटेड इंजुरी को, इन्फेक्शन को, और आसानी से एडमिनिस्टर किया जा सकता है, इसलिए आवश्यकता नहीं होती कि हमें कोई ट्रेन हेल्थ केयर वर्कर की जरूरत है. It is also a single dose, making it easier for those receiving the vaccine as well. They would not have to schedule revisit for a booster shot the way they would have to with existing injectable COVID-19 vaccine. ये एक सिंगल डोज में है, ये इसको आसान बना देता है जो इसको रिसीव करते हैं इस वैक्सीन को, क्योंकि अब उनको शेड्यूल नहीं करना होगा, रिविजिट नहीं करना होगा बूस्टर शॉट के लिए जो अभी एग्जिस्टिंग इंजेक्टेबल कोविड-19 वैक्सीन में जरूरी है. पोटेंशियल सेटबैक इसका क्या है? पांच अटेम्प्ट टू डेवलप इंटरनेशनल वैक्सीन इंक्लूडिंग फॉर मीजल्स फ्लू हैव नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल. जो 5 अटेम्प्ट लिया गया था डेवलप करने के लिए इंटरनेशनल वैक्सीन को, जिसमें कि मीजल्स फ्लू का भी वैक्सीन था, ये उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था. दिस वैक्सीन हैव मोस्टली बीन मेड यूजिंग लाइव वीकेंड वायरस बट हैव नेवर क्लियर क्लिनिकल ट्रायल. ये जो वैक्सीन है उसको यूज किया गया था लाइव व वीकेंड वायरस की मदद से, लेकिन इसने कभी भी क्लियर नहीं किया था क्लिनिकल ट्रायल्स को. ओनली ए लाइव एटेन्युएटेड इन्फ्लुएंजा फ्लू वैक्सीन हैज बीन लाइसेंस थ्रू दिस रूट ऑफ डिलीवरी. सिर्फ लाइव एटेन्युएटेड इन्फ्लुएंजा फ्लू का वैक्सीन है जिसको कि लाइसेंस किया गया है इस रूट के तो डिलीवरी का माध्यम है उसके द्वारा. नेक्स्ट टॉपिक हमारा आकाश एनजी मिसाइल. तो हम जानेंगे आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल के बारे में. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO कंडक्टेड द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल. तो आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सक्सेसफुल लॉन्च किसने किया है? तो DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने. आकाश न्यू जनरेशन इज अ न्यू जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल मींट फॉर यूज बाय इंडियन एयर फोर्स. आकाश न्यू जनरेशन जो है न्यू जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल्स है जो कि यूज किया जाएगा इंडियन एयरफोर्स के द्वारा. तो ये मिसाइल्स कैसा है? तो सरफेस टू एयर. इट एम्स एट इंटरसेप्टिंग हाई मैन्यूवरिंग लो RCS एरियल थ्रेट. ये इसका एम है कि वो इंटरसेप्ट कर सकता है हाई मैन्यूवरिंग लो RCS एरियल थ्रेट को भी. इट हैज ए कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ऑनबोर्ड एवियोनिक एंड एरोडायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन. इसका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, ऑनबोर्ड एवियोनिक है, एरोडायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन है. It has been developed with better deployability compared to other similar system with canisterized launcher and much smaller ground system footprint. इसको डेवलप किया गया है बेटर डिप्लॉयबिलिटी के साथ. अगर हम कंपेयर करें इनके सिमिलर सिस्टम से तो कैनिस्टराइज लॉन्चर और मच स्मॉलर ग्राउंड सिस्टम फुटप्रिंट है इसका. द मल्टी फंक्शन रडार वाज टेस्टेड फॉर इट कैपेबिलिटी ऑफ इंटीग्रेशन विद द आकाश एनजी सिस्टम. और जो मल्टी फंक्शन रडार है उसको टेस्ट किया गया है इसके कैपेबिलिटी को लेके, इसको इंटीग्रेट करने के लिए आकाश एनजी सिस्टम को. ये आप देख सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्लाइमेट एडेप्शन समिट 2021. तो जो क्लाइमेट एडेप्शन समिट था 2021 का, इसको नेदरलैंड गवर्नमेंट ने होस्ट किया था. ये समिट जो था ऑनलाइन कराया गया था कैश ऑनलाइन के द्वारा. समिट को बिल्ड किया गया था ऑन द एडवांस ऑफ UN क्लाइमेट एक्शन समिट के जैसे. The summit also showcased the pioneering solution of the climate emergency and sustaining momentum through UNFCCC COP26. ये जो समिट है वो शोकास करता है पायनियरिंग सॉल्यूशन को क्लाइमेट इमरजेंसी को लेके और सस्टेन करता है मोमेंटम जो UNFCCC COP26 में कहा गया था. कैश क्लाइमेट एक्शन समिट जो कि मदद करेगा डिलीवर करने में एक्शन को और इंस्पायर करेगा जो चेंजेस हो रहे हैं जो मदद करेंगे सोसाइटी को फिर से तैयार करने में. द समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड विद द एम ऑफ रियलाइजिंग द ट्रांजिशन व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर ए क्लाइमेट रेसिलेंट वर्ल्ड. ये जो समिट है इसको ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि अचीव किया जाए एक ट्रांजिशन जो कि जरूरत है क्लाइमेट रेसिलेंट वर्ल्ड के लिए.
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हर्ड इम्यूनिटी। तो हम जानेंगे हर्ड इम्यूनिटी के बारे में। द इनिशियल फाइंडिंग ऑफ द फिफ्थ राउंड ऑफ सीरोलॉजिकल सर्वे कंडक्टेड इन दिल्ली सजेस्ट दैट ओवर 50% ऑफ द पीपल हैव डेवलप्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट कोविड-19 इंप्लाइंग अचीवमेंट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी। जो इनिशियल फाइंडिंग है फिफ्थ राउंड ऑफ सीरोलॉजिकल सर्वे का जो कि कंडक्ट किया गया था दिल्ली पे, ये सजेस्ट करता है कि जो 50% पीपल है वहां के उन्होंने डेवलप कर लिया है एंटीबॉडीज अगेंस्ट कोविड-19 के। ये इंप्लाई करता है कि उन्होंने अचीव किया है हर्ड इम्यूनिटी को। Herd immunity is when a large number of people are vaccinated against a disease, lowering the chance of other being infected by it. हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल को वैक्सीनेट किया जाता है किसी डिजीज के खिलाफ, ये लोअर कर देता है चांसेस अदर का कि वो इन्फेक्ट होंगे इस डिजीज से। When a sufficient percentage of a population is vaccinated, it slow the speed of disease. और जब sufficient percentage of population को वैक्सीनेट कर दिया जाता है तो ये स्लो कर देता है स्प्रेड ऑफ डिजीज को। इट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज कम्युनिटी इम्यूनिटी और हर्ड प्रोटेक्शन। इसको रिफर किया जाता है कम्युनिटी इम्यूनिटी व हर्ड प्रोटेक्शन भी। The decline of disease incidence is greater than the proportion of individual immunized because vaccination reduces the spread of an infection agent by reducing the amount or duration of pathogen shedding by vaccine retarding transmission. जो डिक्लाइन होता है डिजीज के इंसिडेंस का, ये ग्रेटर है प्रोपोर्शन में इंडिविजुअल के जो कि इम्यूनाइज है इससे वैक्सीनेशन से, और ये रिड्यूस करता है स्प्रेड कोई भी इन्फेक्शन एजेंट का। इससे रिड्यूस हो जाता है अमाउंट व ड्यूरेशन पैथोजेन शेडिंग वैक्सीन का, और ये रिटार्ड करता है ट्रांसमिशन। The approach requires dose exposure to the virus to build natural immunity and stop the human-to-human transmission. This will subsequently halt its spread. ये जो अप्रोच है वो रिक्वायर करता है कि जो एक्सपोज है वायरस से वो बिल्ड करे नेचुरल इम्यूनिटी को। इससे क्या होगा? ये स्टॉप हो जाएगा ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन और ये सब्सिक्वेंटली रोक देगा इसके स्प्रेड को। सीरो सर्वे इन दिल्ली, जो सीरो सर्वे हुआ है दिल्ली में, हम इसके बारे में जान लें। द रिजल्ट ऑफ द लेटेस्ट सीरो सर्वे इन दिल्ली हैव लेड रिसर्चर एंड एक्सपर्ट टू समराइज दैट अ लार्ज सेक्शन ऑफ द सिटी पॉपुलेशन हैज ऑलरेडी डेवलप्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट कोविड-19। जो रिजल्ट है लेटेस्ट सीरो सर्वे का दिल्ली पे, जो कि रिसर्चर और एक्सपर्ट के द्वारा किया गया, वो समराइज करा है कि जो लार्ज सेक्शन है सिटी के पॉपुलेशन का, वो पहले से ही डेवलप कर चुके हैं एंटीबॉडीज कोविड-19 के खिलाफ। The presence of antibodies among a large percentage of the population could be a reason for the decline in the daily number of COVID-19 cases. और जो प्रेजेंस है एंटीबॉडीज का लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में, ये एक रीजन हो सकता है डिक्लाइन होने का डेली नंबर ऑफ COVID-19 cases का। As more people are able to resist infection, it will help to break the chain of transmission of the virus. और जो ज्यादा से ज्यादा पीपल रजिस्ट कर रहे हैं इन्फेक्शन को, तो ये मदद करेगा तोड़ने में जो चेन है ट्रांसमिशन ऑफ वायरस का। 5 serological survey have been carried out in Delhi so far, including the present one which was conducted in January. अभी तक 5 serological सर्वे कैरी किया गया दिल्ली पे, जिसमें कि प्रेजेंट वन को कंडक्ट किया गया था जनवरी पे। The survey conducted by NCDC in July last year suggests that the presence of antibodies in 23% of those survey. और जो सर्वे कंडक्ट किया गया था एनसीडीसी के द्वारा जुलाई लास्ट ईयर, ये बता रहा था कि प्रेजेंस है एंटीबॉडीज का 23% में जिनको सर्वे किया गया था। इन अगस्त द सर्वे कंडक्टेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट शोड 29.1% हैज एंटीबॉडीज। और अगस्त में जो सर्वे कंडक्ट किया गया था दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, ये शो कर रहा था कि 29.1% के अंदर एंटीबॉडीज है। रिलीवेंस ऑफ सच सर्वे, क्या रिलीवेंस है इस सर्वे का? कैरिंग आउट रिपीटेड सीरोलॉजिकल सर्विलेंस ऑन द सेम पॉपुलेशन गिव एन आइडिया ऑफ हाउ द डिजीज इज बिहेविंग। जब हम कैरी करते हैं रिपीटेड सीरोलॉजिकल सर्विलेंस सेम पॉपुलेशन के ऊपर, ये एक आइडिया क्रिएट कर देता है कि किस तरीके से डिजीज जो है ये बिहेव कर रहा है। इट इज ऑलवेज गुड टू हैव सर्विलेंस रेगुलरली टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड। और ये हमेशा अच्छा होता है सर्विलेंस रेगुलर करना, क्योंकि हम तब समझ पाते हैं कि क्या ट्रेंड को डिजीज फॉलो कर रहा है। हैविंग रोबस्ट सर्विलेंस इज ऑलवेज बेनिफिशियल. It may not be too close, but it may help us in giving an idea even of the natural history of the disease. कि जो रोबस्ट सर्वेलेंस है ये हमेशा ही बेनिफिशियल साबित हुआ है। ये इससे क्या होता है, हम ज्यादा क्लोज तो नहीं होता, लेकिन ये हम लोग को मदद करता है एक आइडिया क्रिएट करने में, और जो नेचुरल हिस्ट्री है डिजीज का समझने में काफी हेल्प करता है। What do the data suggest about herd immunity? क्या डाटा सजेस्ट करता है हर्ड इम्यूनिटी को लेकर? Many researchers believe that if 60% or more of the population has developed antibodies against COVID-19, there is a possibility of acquiring herd immunity. बहुत सारे रिसर्चर का बिलीव करना है कि अगर 60% व उससे ज्यादा पॉपुलेशन डेवलप कर ले एंटीबॉडीज कोविड-19 के खिलाफ, तो पॉसिबिलिटी है कि हम एक्वायर कर लेंगे हर्ड इम्यूनिटी को। इन दिल्ली इट इज क्वाइट इंडिकेटिव एज द नंबर ऑफ केसेज इज ऑल्सो गोइंग डाउन। दिस शो दैट वी आर मूविंग क्लोजर टुवर्ड एक्वायरिंग हर्ड इम्यूनिटी। और दिल्ली में ये काफी इंडिकेटिव है क्योंकि जो नंबर ऑफ केसेस है वो कम हो रहा है, और ये शो कर रहा है कि हम काफी क्लोज पहुंच चुके हैं एक्वायर करने से हर्ड इम्यूनिटी को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन एट यूएनएससी। तो हम जानेंगे जो इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन हुआ था यूएनएससी पे, सीकिंग अर्जेंट रिफॉर्म
of the United Nations Security Council. India has highlighted the failure of the intergovernmental negotiation since 13 years of its establishment. अर्जेंट रिफॉर्म को बोलते हुए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे इंडिया ने हाईलाइट किया जो फेलियर है इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन का सिंस 13 इयर्स से इसके एस्टेब्लिशमेंट के बाद से. न्यूज में क्यों आया? इंडिया अलोंग विद ब्राजील, जापान एंड जर्मनी आर प्रेसिंग फॉर अर्जेंट रिफॉर्म ऑफ द यूएनएससी एंड फॉर अ परमानेंट सीट इन द रिफॉर्म 15 मेंबर टॉप ऑर्गन ऑफ द वर्ल्ड बॉडी. इंडिया उनके साथ साथ ब्राजील, जापान और जर्मनी जो है वो प्रेस कर रहे हैं कि अर्जेंट रिफॉर्म की आवश्यकता है यूएनएससी पे और परमानेंट सीट की जरूरत है रिफॉर्म 15 मेंबर टॉप ऑर्गन वर्ल्ड बॉडी के. India has said that the UNSC is finding itself unable to act effectively to address increasingly complex issue of international peace and security. इंडिया ने कहा है कि यूएनएससी जो है वो नहीं फाइंड कर पा रहा है, एक्ट कर पा रहा है इफेक्टिवली एड्रेस कर पाने में जो इंक्रीज कर रहा है कॉम्प्लेक्स इश्यू इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को लेके. The UNSC lack inclusivity of those who need to be a member of the powerful organ of the world body. और यूएनएससी लैक कर रहा है इंक्लूसिविटी को क्योंकि जो जरूरत है कि जो मेंबर है पावरफुल ऑर्गन के वर्ल्ड के बॉडी के उसको इंक्रीज किया जाए. IGN इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन. The Intergovernmental Negotiation Framework or IGN is a group of nation states working within the United Nations to further reform of the UNSC. जो IGN है ये ग्रुप ऑफ नेशन है जो कि वर्क कर रहा है यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत ताकि फर्दर रिफॉर्म लाया जा सके यूएनएससी पे. द IGN इज कंपोज ऑफ सेवरल डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. नेमली जो IGN है वो कंपोज करता है बहुत सारे डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को. वो कौन कौन से है? अफ्रीकन यूनियन 55 मेंबर स्टेट. तो अफ्रीकन यूनियन है जिसमें 55 मेंबर स्टेट है. G4 नेशन ब्राजील, जर्मनी, इंडिया, जापान. G4 नेशन है ब्राजील, जर्मनी, इंडिया, जापान. ये काफी इंपॉर्टेंट है. G4 के मेंबर कौन कौन है? यूनाइटिंग फॉर कॉन्सेंसस ग्रुप UFC, ऑल्सो नोन एज कॉफी क्लब. It aimed to counter the bid for permanent seats proposed by G4 nation, includes Pakistan, तुर्की, कनाडा, स्पेन एंड इटली. तो जो कॉफी क्लब है आपका उसमें काउंटर करने की बात की जा रही है. जो 20 से परमानेंट सीट का प्रपोज किया गया जो G4 नेशन का इसमें पाकिस्तान, तुर्की, कनाडा, स्पेन, इटली है. L69 ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज जिसमें कि डेवलपिंग कंट्रीज अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के, कैरिबियन, एशियन और पैसिफिक का है. अरब लीग जिसमें 6 मेंबर है इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरेबिया और सीरिया. अरब लीग में कौन कौन 6 मेंबर है? इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरेबिया और सीरिया. कैरिबियन कम्युनिटीज ये ग्रुप है 15 मेंबर कंट्रीज जिसको कि हम कैरिकॉम के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, तो कैरिबियन कम्युनिटीज ग्रुप है 15 मेंबर कंट्रीज का जिनको हम कैरिकॉम भी बोलते हैं. दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.